गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप। और आज हम लोग वहीं से शुरुआत कर रहे हैं जहां पिछले क्लास में हम लोगों ने खत्म किया था। बेसिकली अगर लास्ट क्लास की बात याद करो दोस्तों, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में बातचीत की थी। लास्ट टॉपिक जो किया था वो था कैबिनेट मिशन का। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, 1946 में कैबिनेट मिशन हैड कम। और नाउ अब क्या हो रहा है कि अंतिम, अब हम लोग जस्ट आजादी के करीब आ चुके हैं। क्या हो रहा है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है नेहरू जी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 2 सितंबर 1946 को यह सरकार बनाई जाती है। शुरुआती दिनों में इसको मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट भी किया। मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई हम इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में थोड़ा मान मनोबल के बाद इनमें से कुछ लोग जुड़ गए और इनके 5 सदस्यों को इसका मिनिस्टर बनाया गया। अक्टूबर में देख सकते हैं आप, जैसे अक्टूबर में कुछ लोग जुड़ते हैं और 5 लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता है, जिसमें एक नाम बड़ा प्रोमिनेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था लियाकत अली खान का। लियाकत अली खान अब जैसे देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, वित्त मंत्री बनते हैं दोस्तों। अब क्या है कि वित्त मंत्री का जानते हैं आप लोग रोल क्या होता है? वो डिसाइड करता है कि खर्चा कैसे होगा, कहां होगा, कितना होगा। तो यहां भी वही होता है। क्या हो रहा है कि ये वित्त मंत्री बनने के बाद सरकार में जो भी कुछ हो रहा है, जितना भी खर्चा हो रहा है, हर चीज पे अगर कांग्रेसी मिनिस्टर्स कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, उसको होने नहीं दे रहे हैं। और इसलिए उगता जा रहे हैं कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के जो नेहरू के नेतृत्व के जो लोग थे, वे लोग परेशान हो रहे हैं। और नेहरू एक चिट्ठी लिखते हैं उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम एटली है। एटली को चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी का जवाब 20 फरवरी 47 को आता है, 1947 को आता है। और इसमें एटली कहते हैं कि भाई हम आपको आजादी देने के लिए तैयार हो गए हैं। और इस चीज को देखने के लिए कि आपको आजादी के वक्त कैसे क्या चीजें होंगी, इसके लिए हमने एक नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया है और उस आदमी का नाम है लॉर्ड माउंटबैटन। तो ये लास्ट गवर्नर जनरल है। और आजादी यहां पे एक देखिए दोस्तों कि ये कह रहे हैं कि अभी हम जून 48 तक देंगे आजादी। हमको पता है हमको मिलेगी 15 अगस्त 47 को, लेकिन यहां पर जो एटली की चिट्ठी थी उसके हिसाब से जून 48 तक हमें आजादी मिल जानी थी। याद रखिए यहां पे माउंटबैटन यहां पर 3 जून को एक प्लान लेकर आते हैं, जहां वो पहली बार बताते हैं कि आजादी हमको 15 अगस्त 1947 को ही मिल जाएगी। इस प्लान को दोस्तों चूंकि माउंटबैटन ने अनाउंस किया, इसलिए इसे माउंटबैटन प्लान कहते हैं। चूंकि ये 3 जून को अनाउंस हुआ, इसलिए इसे 3 जून का भी प्लान कहते हैं। तो इस प्लान के हिसाब से क्या है कि 15 अगस्त को भारत को आजादी दे दी जाएगी। अब यहीं पे कह दिया गया कि भाई हो सकता है देश का पार्टीशन भी हो, भी एक जो धरा है पाकिस्तान नाम का एक नया कंट्री भी बन सकता है। कैसे बनेगा? पंजाब और बंगाल की असेंबली साथ बैठेगी और वहां के सदस्य ये निर्णय लेंगे कि पंजाब और बंगाल को डिवाइड करना है या नहीं। अगर वो बोलते हैं कि हाँ जी पार्टीशन कर दीजिए, तो भाई पाकिस्तान बन जाएगा। इसके लिए दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद रखिए। इसके लिए एक बाउंड्री कमीशन अपॉइंट किया गया। जैसे दोस्तों क्या है ना, इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री या इंडिया बांग्लादेश का बाउंड्री, क्योंकि बांग्लादेश उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, इसको रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। क्योंकि उस वक्त एक ऑफिसर रेडक्लिफ साहब की नियुक्ति होती है, उनका अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट क्यों होता है कि भाई वो डिसाइड करेंगे कि बाउंड्री, ये सीमा किस तरह की होगी। तो ये इनका अपॉइंटमेंट भी यहां किया जाता है। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका क्या होगा? जो रजवाड़े हैं, तो रजवाड़ों को कहा जाता है कि भैया आप या तो भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, स्वतंत्र रहने की इजाजत नहीं दी गई है आपको। यू आर नॉट अलाउड टू रिमेन फ्री, आइदर ऑफ द 2 कंट्रीज आपको ज्वाइन करना होगा। और यहां पर यह कहा जाता है कि ये दोनों कंट्री हैं अलग अलग, इनको शुरुआती दिनों के लिए एक एक गवर्नर जनरल नियुक्त करना होगा। गवर्नर जनरल भारत ने डिसाइड किया कि हम लोग लॉर्ड माउंटबैटन के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि जिन्ना को हम अपना पहला गवर्नर जनरल बनाएंगे। तो ये याद रखिए दोस्तों, ये बहुत जगह पूछता है कि भारत के लास्ट गवर्नर जनरल आजादी के पहले कौन थे, तो याद रखेंगे लॉर्ड माउंटबैटन। आजादी के बाद भी पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबैटन। और उनके बाद कुछ दिनों के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी हमारे गवर्नर जनरल बनते हैं। तो सवाल को देखिएगा, अगर बोल रहा है लास्ट गवर्नर जनरल बिफोर
इंडिपेंडेंस, तो आंसर होगा माउंटबैटन। अगर पूछ रहा है फर्स्ट गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर से आंसर होगा माउंटबैटन। और अगर बोल दे लास्ट गवर्नर जनरल, बिना ये कहे कि बिफोर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो सीधा आंसर जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। एक चीज और दोस्तों, यहां पे अभी आपने देखा कि भारत को आजादी मिली 15 अगस्त को, पाकिस्तान को मिली आजादी 14 अगस्त को। ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ऐसा क्यों हुआ, उनको क्यों एक दिन पहले दे दिए। तो इसको समझिए दोस्तों, आप समझ रहे हैं जैसे अभी यहां पे भारत में 8:05 हो रहा है, तो पाकिस्तान में अभी कितना हो रहा है 7:35, क्योंकि वो आधा घंटा उनकी सुई पीछे चल रही है। तो इसलिए जब भारत में 12 बजे रात का हुआ 15 अगस्त का, तो उस वक्त 11:30 बज रहे थे पाकिस्तान में, 11:30 PM। और इसलिए दोस्तों ये डिसीजन लिया गया कि भाई उनका 14 अगस्त हो गया इंडिपेंडेंस डे, हमारा 15 अगस्त हो गया। इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, जो भी डिसीजन माउंटबैटन ने लिया है उसको वहां की पार्लियामेंट पारित करेगी, और जो वो पारित करती है वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 18, 1947 को। और इस एक्ट के तहत 2 नई कंट्रीज बना दी गई हैं, और अगस्त 15 उसमें से भारत की इंडिपेंडेंस डे हो जाता है। भारत को आजादी किस दिन मिलेगी 15 अगस्त 1947 को। जैसे मैंने पहले कहा, जिन्ना वहां के पहले गवर्नर जनरल बन जाएंगे, जबकि भारत ये डिसाइड करेगा कि हम कंटिन्यू करेंगे किसके साथ, हम कंटिन्यू करेंगे माउंटबैटन के साथ। एक नाम और मैंने यहां आपके लिए लिख दिया है दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। याद रखेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया है कि भाई ये भारत के लास्ट गवर्नर जनरल भी बनते हैं। तो इन तमाम बातों को आपको याद रखना है यहां दोस्तों। ये बस बचा हुआ था पिछले क्लास का। अब आज के क्लास का पहला टॉपिक देखते हैं, रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। देखिए दोस्तों, मैंने फोटो लगा रखा है भगत सिंह का, और आप देख सकते हैं बटुकेश्वर दत्त। इन लोगों ने बॉम्ब फेंका था, इस बात की चर्चा अभी हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। तो यहां पर इस चैप्टर में दोस्तों रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारियों के द्वारा जो काम किए गए उनके बारे में चर्चा करनी है। अधिकांश समय ऐसा होगा कि किसी क्रांतिकारी ने कुछ किया, उसके बाद उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको फांसी की सजा दे दी जाएगी, उन्हें मार दिया जाएगा अंग्रेजों के हाथों। तो हमको अपने एग्जाम में याद रखना है कि सवाल कैसे आएगा, बोला जाएगा भाई ये जो घटना है इससे कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे, तो वो आपको याद रखना होगा। फैक्ट्स बहुत हैं इस चैप्टर में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रिवॉल्यूशनरीज जो है, या जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है दोस्तों, ये 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, बंगाल और महाराष्ट्र में बहुत मजबूती से उभरती है। यहां पे कई सारे सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया जिसको कहेंगे सोसाइटीज बनाए जाते हैं अलग अलग जगह पे। अनुशीलन समिति है, अभिनव भारत है, मित्र मेला है, युगांतर है, संध्या है। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। सवाल क्या पूछ सकता है कि भाई अनुशीलन समिति या संध्या या युगांतर, इनमें से क्या है, या इनमें से किन स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो याद रखिए ये तीनों बंगाल से जुड़े हुए हैं, और मित्र मेला और अभिनव भारत महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। और ये क्या है, जैसे मैंने पहले कहा दोस्तों, ये सारे एक सीक्रेट सोसाइटी हैं। अब इस चैप्टर में एक और चीज बहुत पूछता है, वो है कंस्पिरेसी केसेस। जैसे दोस्तों आप बोर्ड पे देखिए, अलीपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी केस दिखा रहा है। अलीपुर कहां है, कलकत्ता में। जो दोस्त हमारे कलकत्ता से जुड़े हुए हैं, वहीं पे हमारा अलीपुर जेल है, अलीपुर वहां पे जू है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, एकदम मेन सेंट्रल कलकत्ता में ये एरिया आपका आता है। अब यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, इस कंस्पिरेसी केस को खूब, जिसको आप कहेंगे कि षड्यंत्र जो केस है, इसका एक और नाम है मानिकटोला बॉम्ब कंस्पिरेसी। इसमें सिंपल क्या है ये समझिए कि 2 छोटे युवक जिनका नाम है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर में बम फेंकते हैं उस वक्त के एक बहुत ही अनपॉपुलर जज जिसका नाम है किंग्सफोर्ड के ऊपर। किंग्सफोर्ड पे ये बम फेंक रहे हैं, किंग्सफोर्ड बच जाता है, लेकिन 2 महिला जिनका नाम कैनेडी सिस्टर्स है, ये जो कैनेडी सिस्टर्स हैं, ये दोनों मारी जाती हैं। इसमें 2 लेडीज मर जाती हैं। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी को मार दिया जाता है, और खुदीराम बोस, मतलब प्रफुल्ल चाकी, मतलब ये जो कहेंगे ना कि इनको घेर लिया गया था और इन्होंने खुद से अपने आप को मार लिया था, और खुदीराम बोस को बाद में फांसी की सजा दे दी गई थी। दोस्तों ये जो तमाम कंस्पिरेसी हुई इस चीज को लेकर, और ये सारी कुछ चीजें, ये जो षड्यंत्र है,
ये डिसाइड किया गया था अलीपुर के एरिया में। इसी को अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। आप देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा मई 1908 से मई 1909, मतलब एक साल के बीच में कई लोगों के खिलाफ, यहां पर रिवॉल्यूशनरीज के खिलाफ कलकत्ता में जो केसेस चले उसको आप अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस या मानिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ दोस्तों, मैंने कहा एक खराब जज है किंग्सफोर्ड, कहां का जज है, मुजफ्फरपुर, उस पे दो छोटे बच्चे 16 साल 18 साल के, ये दोनों बम फेंकते हैं। मरता तो नहीं है, मरते कौन ही है, मैंने कहा था कैनेडी सिस्टर्स, दो महिलाएं मर जाती हैं और बाद में प्रफुल्ल चाकी खुद को मार लेते हैं, खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी जाती है। दोस्तों चूंकि ये दोनों तो एक तरह से कहें तो मोहरे थे, दे वर द पीपल हु डिड इट, लेकिन ये प्लानिंग किसकी थी, आइडियोलॉजी किसका था, तो इस चीज को पता करने के लिए जो पूरा केस चला इसको आप अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। और इसके तहत सारे बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। जो घोष ब्रदर्स हैं आपके, इनको भी यहां पे अरेस्ट किया गया और केस चलाया गया। घोष ब्रदर्स कौन है दोस्तों, घोष ब्रदर्स यहां है औरोबिंदो घोष, हमने नाम लिया था इनका, एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, और इनके छोटे भाई बरिंद्र कुमार घोष, इन दोनों को यहां अरेस्ट किया गया है। याद रखिए चितरंजन दास लॉयर है औरोबिंदो घोष के। और यहां पर दोस्तों क्या होता है कि औरोबिंदो घोष को तो बाद में मतलब उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, लेकिन इनके भाई बरिंद्र कुमार घोष और एक और व्यक्ति उलास्कर दत्त को डेथ पेनल्टी दिया जाता है, जिसको बाद में आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बाद में इन्हें भी कुछ दिनों के बाद छोड़ा जाता है। और ये जब पूरा ट्रायल चल रहा था दोस्तों, तो एक व्यक्ति जो इनके खिलाफ गवाही दे रहा था, जिसका नाम नरेंद्र गोसाई था, उसे जेल के अंदर ही सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हैयालाल दत्त ने गोली मार दी थी। तो दोस्तों आप ये समझिए कि हमसे क्या पूछ सकता है, हमसे क्या पूछ सकता है, सिंपल बात कि भाई अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में पूछ सकता है कि ये क्या था। तो भाई रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा किया गया एक काम था। इसमें किसको मारा जा रहा था, किंग्सफोर्ड को। किसने मारा था, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। क्या वो मरा, जी नहीं। कौन मरे, कैनेडी सिस्टर्स। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, घोष ब्रदर्स इन्वॉल्व थे। इनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ, इसमें इनको प्रोटेक्ट किसने किया, सीआर दास ने किया। इसके अलावा आप देख सकते हैं बरिंद्र कुमार घोष और उलास्कर दत्त को डेथ पेनल्टी दी गई, जो कि बाद में प्रिजन लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। नरेंद्र गोसाई को इस ट्रायल के दौरान आपको मतलब अप्रूवर बनाया गया था, जो बना था उसके गोली मार दिया इन लोगों ने। तो इस तरह के फैक्ट्स हमसे पूछ सकते हैं। अब दूसरा, जैसे दोस्तों ये तो हो गया बंगाल की बात, ऐसा भी तो हो सकता है कि महाराष्ट्र से पूछ दे। अब महाराष्ट्र में जो पहला नाम है वो है वासुदेव बलवंत फडके। ये यहां पे रामोसी पीजेंट फोर्स बनाते हैं। 1879 के लमसम 1879 में ही ये फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो महाराष्ट्र में है, ये इनके द्वारा किया जा रहा है। आगे चलकर दोस्तों महाराष्ट्र में जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा यहां पे प्रेरित किया लोगों को, वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक अपने जो दो न्यूज़पेपर्स थे, मराठा और केसरी, इसके द्वारा दोस्तों लोगों को नेशनलिज्म की भावना से उत्प्रेरित कर देते थे। लोगों को बोलते थे कि भाई देश के लिए लड़ना है, मर मिटना है। और आप देख सकते हैं कई बार जैसे गणपति और शिवाजी का फेस्टिवल जब मनाते थे, उसके थ्रू भी इनडायरेक्टली वायलेंस को ये प्रमोट कर देते थे। और यहां पर जो जिन लोगों ने ये किया, उसमें इनके जो कहेंगे अनुयायी थे, चापेकर ब्रदर्स, 3 भाई थे। उन्होंने 1897 के वक्त यहां पर मार दिया था रैंड नाम के एक व्यक्ति को, जो कि पूना में प्लेग कमिश्नर था। दोस्तों एक और व्यक्ति एस्ट भी मरे थे। आप समझिए यहां पे क्या हुआ था, पूना में प्लेग था और रैंड इसके लिए ऑफिसर के तौर पे नियुक्त हुआ था कि भाई इसको कंट्रोल करो। लेकिन जिस तरीके से वो भारतीय लोगों के साथ बिहेव कर रहा था, ये लोग उससे नाखुश थे और इसलिए उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। महाराष्ट्र में दोस्तों एक और बहुत बड़ा नाम है वीर सावरकर। वीर सावरकर, जब हम 1857 की बात कर रहे थे तब भी थोड़ा सा इनका नाम आया था। दोस्तों इन्होंने मित्र मेला नाम की खुफिया जो बॉडी है वो बनाई थी, सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, और बाद में इसको मर्ज किया था अभिनव भारत से। इन्होंने दोस्तों उस दौर में अपने छोटे भाई को एक रिवॉल्वर मुहैया कराया था और उस रिवॉल्वर से छोटे भाई ने
नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या जो कलेक्टर था उसको मार दिया था। तो अनंत कनहारे के साथ आप देख सकते हैं नासिक में, जिसको नासिक कंस्पिरेसी केस कह रहे हैं, गणेश सावरकर जो इनके छोटे भाई हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो जैक्सन नाम का व्यक्ति है उसको मार दिया। तो सवाल कैसे बनेगा कि इनमें से किस व्यक्ति ने जैक्सन नाम के व्यक्ति को, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था नासिक का, उसको मार दिया, या नासिक कंस्पिरेसी केस इनमें से क्या है। तो ये याद रखिए। जैसे मैं एक सवाल आपको दिखाता हूं, अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा किया गया ऑर्गेनाइज? हमने अभी जस्ट देखा है दोस्तों, ये वीर सावरकर के द्वारा किया गया। तो ये हमको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जैसे दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी आ जाए, अब ये क्या कंस्पिरेसी है? यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों कि वाइसरॉय हार्डिंग का जो काफिला गुजर रहा है चांदनी चौक से, और कुछ लोगों ने उनके ऊपर एक बॉम्ब फेंक दिया। हार्डिंग बच गए, वाइफ भी बच गई, थोड़ा बहुत चोट लगा था, जो हाथी का महूत था वो मारा गया था। तो ये किसने किया? सचिन सान्याल और रास बिहारी बोस ने। तो देखिए दोस्तों, सचिन सान्याल और रास बिहारी बोस ने ये कंस्पिरेसी किया है। कंस्पिरेसी क्या है? असैसिनेशन अटेम्प्ट है। किसके ऊपर है? वाइसरॉय हार्डिंग। जब ये काफिला कहां से गुजर रहा है? चांदनी चौक से। तो दोस्तों ये है आपका दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी, इसको आपको याद रखना है। हमसे यही पूछेगा कि भाई इनमें से कौन सा इवेंट दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी है, या दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी से कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं। तो नाम याद रखिए, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल का। देखिए दोस्तों, ये जितने भी हमने अभी देखे, ये सारे जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं या एक्टिविटीज हैं, ये देश के अंदर हो रही हैं। बट व्हाट अबाउट दोस कंस्पिरेसीज, या जो बाहर में काम कर रहे हैं? अब्रॉड में भी तो कई लोग अभी चालू हैं, बहुत चीज मेहनत कर रहे हैं भारत को आजादी दिलाने के लिए। तो जैसे यहां पे एक नाम आ जाता है श्यामजी कृष्ण वर्मा का। ये उस दौर में दोस्तों लंदन में एक इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसको इंडिया हाउस भी कहते हैं, वो बनाकर बैठे हुए थे। बेसिक आइडिया ये है इनका कि ये यहां पर जो तमाम स्टूडेंट्स थे जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे, उनको स्कॉलरशिप दिया करते थे, रेडिकल यूथ को भारत से यहां पर लाया करते थे और उनको प्रेरित किया करते थे कि भाई भारत की आजादी के लिए लड़िए। इनमें जैसे एक व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है मदन लाल ढींगरा। इन्होंने क्या किया था? एक ऑफिसर कर्जन वाइली को गोली मार दिया था और उनकी हत्या कर दी। दोस्तों ये कर्जन वाइली लॉर्ड कर्जन नहीं है, ये याद रखिएगा, ये कोई और कर्जन है। तो इनकी हत्या कर दी थी इन्होंने लंदन में। तो ये सब गतिविधियां इन्होंने की। आगे चलकर दोस्तों रिवॉल्यूशनरीज की सबसे बड़ी गतिविधि जो एक कहा जाएगा वो है काकोरी कंस्पिरेसी। आपको पता है दोस्तों, काकोरी एक छोटा सा स्टेशन है उत्तर प्रदेश में। यहां पर रिवॉल्यूशनरीज ने डिसाइड किया कि ट्रेन लूटना है। क्यों लूटना है दोस्तों? बिकॉज ट्रेन के अंदर कैश है, मनी है, रेलवे का कैश जा रहा है, और डिसाइड ये किया गया कि भाई इसको लूटना है, इस पैसे को लूटा जाए, और इसलिए यहां पर हमला किया गया इस ट्रेन के ऊपर। अफसोस यह है कि दोस्तों लूट तो लिया था इन लोगों ने, लेकिन बाद में इनमें से अधिकांश लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। चार जो मुख्य लोग थे, जो चार मुख्य आरोपी यहां पे थे, उनको फांसी की सजा दे दी गई, और बड़े महान लोग थे। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला थे, रोशन सिंह थे, आपके राजेंद्र लाहिरी थे। इन तमाम लोगों को यहां पे फांसी की सजा दे दी गई थी, और बाकी जो 17 लोग थे उन्हें लंबे समय के लिए कारावास या जेल के अंदर भेज दिया गया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन HRA में अभी जस्ट बताऊंगा। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसको याद रखिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, डिसीजन क्या लिया गया? एक ट्रेन को लूटने का, लखनऊ के नजदीक, और रेलवे कैश यहां से ले लिया जाए। काकोरी एक छोटा सा स्टेशन है दोस्तों। इसके बाद मैंने कहा गवर्नमेंट ने बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को अरेस्ट किया यहां पर, और 17 लोगों को जेल किया गया, 4 को आजीवन कारावास दिया गया, और 4 को फांसी की सजा। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत महान पोएट में से एक गिने जाते हैं, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, ये तमाम लोग। इस तरह से दोस्तों अगर देखा जाए तो काकोरी एक सेटबैक थी, क्योंकि आपके अधिकांश जो बड़े लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया या उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। अब दोस्तों क्या हुआ कि इसके बाद ये जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका नाम बदल के इसको एक नया बॉडी का नाम दिया गया,
नया बॉडी का नाम क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये जो शब्द है सोशलिस्ट, इसको ऐड कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, फिरोज शाह कोटला के एरिया में इस नए बॉडी का फॉर्मेशन हुआ सितंबर 28 के लमसम में दोस्तों। एचआरए का नाम बदल के अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया है। इससे जुड़े हुए कुछ महान लोग में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आजाद, बटुकेश्वर दत्त, ये तमाम लोग यहां पर इससे जुड़े हुए हैं। और इन लोगों ने कुछ महान काम किए। जैसे दोस्तों पहला काम था सॉन्डर्स की हत्या। हुआ क्या, हमने पहले ही कहा है, साइमन कमीशन आया हुआ था और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ, लाला लाजपत राय, लाला जी पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के कारण अक्टूबर 28 में लाला जी की मृत्यु हो गई। ही डाइड इन अक्टूबर 1928। और इसका बदला लेने के लिए, इसका रिवेंज लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने ये सॉन्डर्स की हत्या कर दी। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि शेरे पंजाब, ये भी याद रख सकते हैं कि लाला जी को शेरे पंजाब की उपाधि से नवाजा गया था। तो ये इंडिविजुअल असैसिनेशन करते हैं किसका, सॉन्डर्स, जो कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके ऊपर जो इंचार्ज था इस वक्त। और यहां के बाद दोस्तों अभी तो कोई ये लोग अरेस्ट नहीं हुए और ये लोग यहां से लाहौर से भाग निकलते हैं। आगे चलकर भगत सिंह का अगला बड़ा काम था, वो था सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकने का। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो 1929 में थी, उसके अंदर इन्होंने उस दौर में, क्योंकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दो लोगों ने मिलकर यहां पर बॉम्ब फेंका था। बॉम्ब क्यों फेंका था? क्योंकि दोस्तों यहां पर दो बड़े खराब बिल्स पास हो रहे थे। एक पब्लिक सेफ्टी बिल था और एक ट्रेड डिस्प्यूट का था। और दोनों के खिलाफ भारतीय लोगों में बहुत रोष था, बहुत एंगर था, और इसलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने यहां पर बॉम्ब फेंका। अब देखिए दोस्तों, बॉम्ब फेंक कर भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा भागेंगे नहीं, यहीं पे रुकेंगे और इन बहरों की सरकार को इस बॉम्ब के आवाज को सुनवाना है। और आगे चलकर जब कोर्ट केस होगा तो कोर्ट के केसेस में हम बेसिकली अपने आप को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर प्रूव करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि देखिए ये जो हमारे साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है एंड ऑल दैट। तो यहां पे दोस्तों जैसे आप देखिए, इन तीनों व्यक्तियों को बाद में अरेस्ट किया जाता है और इनको सॉन्डर्स की हत्या में, वो जो लाहौर कंस्पिरेसी केस में, इन पे केस चलाया जाता है। दोस्तों जेल के अंदर रखा जाता है और जेल में ये लोग बहुत लंबे लंबे समय तक के लिए भूख हड़ताल पे जाते हैं, क्योंकि इनका कहना था हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमारी कुछ मांगे हैं जो पूरी होनी चाहिए। हम जैसे हमें न्यूज़पेपर दीजिए, हमें साफ सुथरा कपड़ा दीजिए, ठीक ठाक खाना दीजिए, ये डिमांड थी। और इसके लिए लोग कई कई दिनों तक भूख हड़ताल पे जाते थे, फास्टिंग करते थे। और इसी में दोस्तों एक महान व्यक्ति का नाम, जतिन दास का नाम आता है, जो 64वें दिन भूख हड़ताल के दौरान पहले व्यक्ति बनते हैं जो कि जिनकी मृत्यु हो जाती है। 64 दिन तक दोस्तों खाना पीना त्याग कर ये लगातार लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ये यहां पर मेहनत कर रहे हैं, तो और कितना बड़ा त्याग ये लोग कर रहे थे, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग थे, बाकी जो आप जानते हैं जैसे आजाद, चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एकमात्र व्यक्ति थे जो अभी अरेस्ट नहीं हुए थे। और आजाद बाहर में इस वक्त इरविन जो कि उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, उनकी हत्या का अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, उनको असैसिनेट करना चाह रहे हैं, उनके ट्रेन को बॉम्ब से उड़ाना चाहते थे, लेकिन आजाद यहां पर ये नहीं उड़ा पाते हैं। और आगे चलकर आजाद को इलाहाबाद में एक पार्क के अंदर घेर लिया जाता है। और जैसा आजाद ने कहा था कि भाई कोई अंग्रेजी बुलेट मुझे मार नहीं पाएगी, आखिरी गोली से उन्होंने खुद को मार लिया। तो यहां पे पार्क में, जैसे आपको मैंने कहा, इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो जाती है पुलिस इनकाउंटर में। और दोस्तों 23 मार्च को 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों लोगों को भी फांसी की सजा दे दी जाती है। दोस्तों हार्डली 23 साल, 22 साल, 24 साल की उम्र के ये महान क्रांतिकारी थे, हमारे देश के लिए तमाम लोग भारत की आजादी के लिए अपना जान न्यौछावर कर दे रहे हैं, ये लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा जो इन लोगों ने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, ये बहुत महान सैक्रिफाइसेस है इनके द्वारा। हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने बताया कि कोई भी इंसिडेंट दे देगा और पूछेगा भाई इससे ये व्यक्ति, इनमें से कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे। जैसे एक इंसिडेंट है चिट्टागोंग आर्मरी रेड। चिट्टागोंग दोस्तों आज की डेट का बांग्लादेश का एक टाउन है। और यहां पर क्या होता है, सूर्य सेन नाम के एक व्यक्ति ने डिसाइड किया कि यहां के आर्मरी को हम लोग लूट लेंगे।
जहां पे गोली बारूद ये सब होगा, उसको लूटने का प्लान किया गया है। आइडिया ये है कि लूट लो और बेसिकली इसके बाद यहां पर ये देखो कि भाई ये जो हमने हथियार जमा किए हैं उससे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चलिए हम लोग एक लड़ाई छेड़ देंगे। तो आपसे क्या पूछेगा, चिट्टागोंग आर्मरी रेड में इनमें से कौन से जुड़े हुए थे? तो आपको याद रखना होगा, नाम है सूर्य सेन। इन्होंने डिसाइड किया था कि जो 2 मुख्य आर्मरीज हैं चिट्टागोंग के, उनको लूट लिया जाए और जैसे मैंने कहा ना कि इन आर्म्स को सीज कर लिया जाए और रिवॉल्यूशनरीज को देकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक विद्रोह शुरू किया जाए। देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आती है यहां पे चिट्टागोंग आर्मरी रेड या बंगाल के इस पूरे में, औरतों का पार्टिसिपेशन, वुमेन पार्टिसिपेशन वाज ह्यूज। जैसे 2 लेडीज, ये जो आर्मरी जिस दिन रेड हो रहा था, प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्त, जिनका नाम बाद में जोशी हो गया, कल्पना जोशी, ये दोनों उस रेड में शामिल थी दोस्तों। प्रीतिलता वाडेदार तो इनफैक्ट उस रेड की रात में गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो जाती है और कल्पना दत्त को बाद में अरेस्ट करके बहुत सालों तक जेल में रखा जाता है। तो आप देखिए दोस्तों, ये लोग अगर पूछ दे कि भाई प्रीतिलता वाडेदार कौन थी, तो आपको याद रखना है कि ये एक महिला थी जो कि इस चिट्टागोंग आर्मरी रेड से जुड़ी हुई थी। सिमिलरली कल्पना दत्त, जिनका नाम बाद में जोशी हो गया, कल्पना जोशी, वो भी इसमें जुड़ी हुई थी और इनको लाइफ सेंटेंस दिया गया। इसके अलावा दोस्तों, जैसे आपने अगर सुना होगा, 2 यंग लड़कियां जो स्कूल की जाने वाली लड़कियां थी, कोमिला की, शांति घोष और सुनीति चंदेरी, इन्होंने उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मार दी थी। सिमिलरली दोस्तों, बीना दास, ये एक स्टूडेंट थी, जब इनको इनका डिग्री दिया जा रहा था, कॉन्वोकेशन सेरेमनी के दौरान इन्होंने गवर्नर के ऊपर गोली मार दी। ऑफ कोर्स गवर्नर उस वक्त पॉकेट में उनके एक बुक था जिसमें गोली लग के अटक गई, लेकिन दोस्तों ये तमाम चीजें इस दौर में हो रही थी। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आप देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चिट्टागोंग आर्मरी रेड, और आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य सेन। लास्ट चीज जो दोस्तों कि कई बार यहां पे कुछ किताबों का भी नाम आ जाता है, जैसे एक किताब है बंदी जीवन। ये किताब लिखा था यहां पर एक बहुत बड़े जो क्रांतिकारी, जिनका नाम हमने ले रखा है सचिन सान्याल। इसी तरीके से दोस्तों एक किताब है माहिर दाबी, जो लिखा था शरद चंद्र चटर्जी ने। इसको उस दौर में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, जिसके कारण इसकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई हो गई थी। सिमिलरली एक किताब लिखा था, एक पैम्पलेट इनफैक्ट लिखा था, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, और ये लिखा था उस दौर में बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण वोहरा ने। और दोस्तों ये जो पैम्पलेट है, ये भगवती चरण वोहरा ने बेसिकली लिखा था क्योंकि गांधी जी ने लिखा था द कल्ट ऑफ द बॉम्ब। इसका जवाब देने के लिए भगवती चरण वोहरा ने ये किताब, ये पैम्पलेट लिखा था। दोस्तों क्रांतिकारियों का क्या उद्देश्य था, उनकी क्या मानसिकता थी, उनके क्या डिमांड्स थे, उनके क्या गोल्स थे, इन तमाम चीजों को इस पैम्पलेट में उल्लेखित किया गया था, इसको मेंशन किया गया था। दोस्तों ये तमाम बातें थी रिवॉल्यूशनरीज चैप्टर से। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, सवाल बिल्कुल उम्मीद करिए इससे। अब एक छोटा सा चैप्टर एजुकेशन कर लिया जाए। एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ जो सवाल हमसे पूछते हैं वो खास कर ये होते हैं कि एक इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा भाई ये किसने इसका स्थापना किया। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर शुरुआत में, तो एक कलकत्ता मदरसा नाम का इंस्टीट्यूट है। भाई कलकत्ता नाम से क्लियर है कि कलकत्ता में स्थापित हुआ होगा। किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। क्यों किया? ताकि मुस्लिम जो लॉज हैं, मुस्लिम जो सब्जेक्ट्स हैं, इसकी स्टडी की जाए, उसको पढ़ाया जाए, उसको समझा जाए। तो इसके लिए इस कॉलेज की स्थापना हुई। साल नहीं पूछना चाहिए लेकिन मैंने मेंशन किया है। सिमिलरली 1792 में एक संस्कृत स्कूल की स्थापना होती है जो कि वाराणसी में होती है। कौन करता है? जोनाथन डंकन करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हमसे क्या पूछ सकता है, जैसे कलकत्ता मदरसा किसने स्थापना किया? वॉरेन हेस्टिंग्स। संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो आपको बोल सकता है भाई आंसर दीजिए, 4 ऑप्शन दिया तो जोनाथन डंकन। तो यह भी हो सकता है, संस्कृत नाम से आप समझ सकते हैं कि हिंदू लॉ और हिंदू फिलॉसफी को समझाने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई। सिमिलरली दोस्तों अगर आप देखें तो आगे एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, जो कि विलियम जोन्स ने जिसकी स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में ही फिर हुई 1784 में। तो ये पूछ सकता है।
और या एक एग्जाम्पल देते हैं 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई वेलेस्ली के द्वारा, कि जो यहां पर वहां से जो ऑफिसर्स आते हैं उनको भारतीय कस्टम्स ट्रेडिशंस के बारे में समझाया जा सके, ट्रेनिंग की जा सके सिविल सर्वेंट्स की। तो आप देखिए दोस्तों, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग लोगों ने इन कॉलेजेस का या स्कूल्स का निर्माण किया है, और इसको आपको याद रखना है। हमसे यही सवाल पूछ सकता है कि भाई फलाने कॉलेज की स्थापना कौन किया करता है, या स्कूल या सोसाइटी या ये फोर्ट विलियम कॉलेज, इसको आपको याद रखना है। यहां पे एक चीज और जो छोटा सा है कि एक व्यक्ति का नाम है चार्ल्स ग्रांट। दोस्तों, इस व्यक्ति को भारत में मॉडर्न एजुकेशन के फादर के तौर पे देखा जाता है। यह भी एकदम याद रखिए, अगर सवाल पूछ दे हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, तो आपका जवाब क्या होगा? वो होगा चार्ल्स ग्रांट। और क्यों कंसिडर किया जाता है दोस्तों? क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट में इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का जो अंग्रेजी सरकार ने हमारे लिए मुहैया कराया, ये चीज इसके डिमांड के कारण आई। इन्होंने लगातार ये डिमांड कर रखा था कि भाई ये आप दीजिए, और इसलिए दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट में ये 1 लाख रुपया दिया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। आगे चलकर दोस्तों कई चीजें एजुकेशन में है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए अगला जो टॉपिक है वो है मैकॉले मिनट। मैकॉले मिनट क्या था? बेसिकली क्या है दोस्तों कि एक ऑफिसर हैं जिनका नाम है थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, और ये एक कमिटी के इंचार्ज हैं। कमिटी का नाम क्या है? जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और इसको बनाया किसने है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दोस्तों, ये मैकॉले मिनट क्या है? मैकॉले जो इस व्यक्ति के नाम पर, मिनट क्या होता है? मीटिंग में जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं उसको मिनट्स ऑफ द मीटिंग कहा जाता है। तो मैकॉले मिनट्स में बेसिकली ये डिसाइड हुआ कि भारत में आगे चलकर जो एजुकेशन है वो किस तरह का होगा भारतीयों के लिए, उसके बारे में जो मसौदा है वो तैयार किया था मैकॉले मिनट्स में। तो मैकॉले मिनट्स पे सवाल तो नहीं आना चाहिए, लेकिन इसको एक सवाल कभी अगर किसी एग्जाम में आ जाए तो आपको 4 घटनाएं दे दी जाएंगी या 4 कमिटी दे दिया जाएगा दोस्तों, और बोला जाएगा इसको क्रोनोलॉजिकली, समय के अनुसार इसको अरेंज कीजिए। तो याद रखना है कि मैकॉले मिनट्स सबसे पहले में से एक है। आगे मैं अभी और दिखाऊंगा, जैसे अभी आपको जो 4-5 मैं दिखाने वाला हूं, जैसे अभी दिखाया मैंने मैकॉले मिनट्स, इसके बाद मैं दिखाऊंगा वुड्स का डिस्पैच, इसके वुड्स डिस्पैच के बाद एक दिखाऊंगा हंटर कमीशन, फिर रेले कमीशन, फिर सैडलर कमीशन, फिर हार्टॉग कमीशन, और फिर सार्जेंट। तो दोस्तों इसको एक ऑर्डर में याद कर लेना है, क्रोनोलॉजी। तो सबसे पहले कौन सा है? मैकॉले मिनट। अगला कौन सा है? वुड्स डिस्पैच। अब वुड्स डिस्पैच के बारे में दोस्तों एक दो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये किसने भेजा, नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कोई वुड नाम के व्यक्ति ने भेजा होगा। तो चार्ल्स वुड नाम के व्यक्ति ने जब भेजा, ये भारत के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं दोस्तों आगे चलकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए। भारत के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं सर चार्ल्स वुड, और उस वक्त प्रेसिडेंट थे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। इसको बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों। और ये एजुकेशनल डिस्पैच है 1854 का। अब यहां पर एक सवाल बन सकता है कि वुड्स डिस्पैच के वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल हैं दोस्तों। और एक और चीज आप याद रख सकते हैं कि जितने भी गवर्नर जनरल भारत में बने, उसमें सबसे कम उम्र में अगर कोई गवर्नर जनरल बनता है तो वो लॉर्ड डलहौजी थे। इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो बेसिकली ये जो डिस्पैच है, ये जो चिट्ठी पत्री है, ये वुड ने किसको भेजा है? लॉर्ड डलहौजी को भेजा है। क्यों भेजा है? अगर बोल दे कल के डेट में सवाल कैसे बनेगा एग्जाम में कि भाई वुड्स डिस्पैच इनमें से किस चीज से जुड़ा हुआ है? ए में दे देगा एजुकेशन, बी में दे देगा लॉ, सी में दे देगा पुलिस, डी में दे देगा जुडिशियरी। याद रखना है वुड्स डिस्पैच जुड़ा हुआ है एजुकेशन से, शिक्षा से। तो मैकॉले मिनट्स के बाद ये वुड्स डिस्पैच आया। और यहां पर जैसे मैंने कहा, शिक्षा में भारत में किस प्रकार का एजुकेशन दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, स्कोप क्या होगा, ये तमाम चीजें यहां पर डिसाइड किया गया। इसने मैकॉले मिनट्स के बीच में जो मैकॉले के हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए उसमें कुछ फेरबदल किया, कुछ चेंजेस लाए, क्योंकि इसके हिसाब से मैकॉले मिनट्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं काम कर रहा था, तो इसने कुछ चेंजेस यहां पे लाए।
और दोस्तों यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम के लिए याद रखिए कि इस जो वुड्स डिस्पैच है उसको भारत में शिक्षा के लिए मैग्ना कार्टा ऑफ द एजुकेशन कहा जाता है। भारत में इससे बड़ा कोई भी चीज मॉडर्न एजुकेशन के लिए भारत में इससे ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं आया था, इसलिए दोस्तों इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। तो ये हो गया दूसरा, तो मैकॉले मिनट, फिर वुड्स डिस्पैच। अब तीसरा क्या है? हंटर कमीशन। कब है? 1882। किसने बनाया? लॉर्ड रिपन ने बनाया, उस वक्त के गवर्नर जनरल है। 80 से 84, 1880 से 1884 भारत के गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड रिपन, और इन्होंने सर डब्ल्यू हंटर के नेतृत्व में इस हंटर कमीशन की मतलब बुनियाद रखी। दोस्तों काम क्या है, जैसे ब्रैकेट में देख सकते हैं, हंटर कमीशन का बेसिक काम यह था कि वो यहां पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है उसको थोड़ा सा देखे कि कैसा काम कर रहा है। जो पिछला वुड्स डिस्पैच है वो 28 साल पुराना हो गया, तो वुड्स डिस्पैच का काम कैसा चल रहा है उसका रिव्यू करने के लिए। और यहां पे इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन था कि लोकल बॉडीज जो म्युनिसिपैलिटी या पंचायत है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए इन तमाम मैनेजमेंट का प्राइमरी स्कूल्स के, कि इनका कहना था कि ये सरकार को नहीं, ये लोकल बॉडीज को हैंडल करना था। तो दोस्तों मैकॉले मिनट्स, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, और अगला क्या है? अगला है रेले कमीशन। दोस्तों रेले कमीशन अगेन, इस वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कर्जन। 1898 से लेकर 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल हैं कर्जन। इन्होंने ही बंगाल का डिवीजन भी किया था दोस्तों। अब इसको याद रखना है कि थॉमस रेले ये वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, इसके लॉ मेंबर थे दोस्तों, और इन्होंने इनके रिकमेंडेशन के आधार पे उस दौर में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 पारित किया गया था। तो ये अगला हो गया। अब रेले कमीशन के बाद अगला क्या है? सैडलर कमीशन। और इसको बेसिकली किसने अपॉइंट किया? जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इन्होंने किया। क्यों किया? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कामकाज कैसा कर रही है इसके रिव्यू करने के लिए। दोस्तों यहां पे मैं बता सकता हूं कि भारत में पहली जो यूनिवर्सिटी बनी वो थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। 1857 के लमसम जनवरी के महीने में इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई। दोस्तों 1857 में मद्रास में भी और बंबई में भी यूनिवर्सिटीज बनी थी, लेकिन हमेशा याद रखिए अपने एग्जाम के लिए पहला यूनिवर्सिटी भारत का कलकत्ता यूनिवर्सिटी था। और इस कमिटी में दोस्तों बेसिकली कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कामकाज का निरीक्षण करने के लिए जो कमिटी बनी थी, इसमें 2 सदस्य भारतीय भी थे, 2 भारतीय मेंबर्स थे। एक थे जियाउद्दीन अहमद और दूसरे थे सर आशुतोष मुखर्जी। ये 2 लोग भारतीय मेंबर्स भी इस कमिटी में थे। तो दोस्तों एक बार फिर से अगर मैं बोल दूं, मैकॉले मिनट्स, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, रेले कमीशन, कुछ छूटा क्या? नहीं छूटा। सैडलर कमीशन, और सैडलर कमीशन के बाद कौन सा है दोस्तों? हार्टॉग कमिटी या हार्टॉग कमीशन। अब दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका सीधा सीधी एक ही जो मेजर काम ये था कि इन्होंने कहा कि भाई एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में डिटोरिएशन हो रहा है, और ये तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को बचाया जा सके, किस तरह से जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको कंसोलिडेट किया जाए, उसका इंप्रूवमेंट किया जाए। ये सजेशंस ये दे रहे हैं इस दौर में। लास्ट या इनफैक्ट सेकंड लास्ट कहेंगे दोस्तों, वो है वर्धा। और दोस्तों ये गवर्नमेंट से जुड़ी हुई नहीं थी, ये कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। वर्धा में क्या होता है? वर्धा ये जगह है मॉडर्न डे नागपुर के पास। गांधी जी एजुकेशन से बहुत जुड़ाव रखते थे, और गांधी जी ने हरिजन अपना जो मैगजीन था उसमें एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स निकाला जो उनके हिसाब से एजुकेशन में होना चाहिए, और इसी को कहते हैं वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। लमसम 1937 में जब कांग्रेस की सरकारें बनी लमसम 28 महीने के लिए, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया, एक ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें उस दौर में जितने महान लोग थे एजुकेशन से जुड़े हुए सब लोगों को इनवाइट किया गया, और यहां पर वर्धा में इन तारीख पे ये नया स्कीम डिस्कस किया गया। दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? खुद गांधी जी ने की, और यहां पर एक कमिटी का गठन किया गया। कमिटी का गठन किया गया, भारत के आने वाले समय में जो तीसरे राष्ट्रपति बनेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया। इनके चेयरमैनशिप में इनको कहा गया कि भाई आप एक रिकमेंडेशन दीजिए, आप
सजेशंस दीजिए और उन सजेशंस को बेसिकली हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। और दोस्तों इन्होंने जो सजेशंस आगे दिया उसी को हम कहते हैं वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। और इसको गांधी जी ने माना, इसको गांधी जी ने अप्रूव किया और बाद में चलकर कांग्रेस ने अपने हरिपुरा सेशन में इस चीज को मुहर लगा दिया। कांग्रेस ने कहा कि भाई हमको ये स्कीम एक्सेप्टेबल है। दोस्तों वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन को कई जगहों पर कई नामों से जाना जाता है। जैसे कोई लोग इसको बुनियादी शिक्षा कहते हैं, कुछ लोग इसको बुनियादी तालीम कहते हैं, कुछ नई शिक्षा कहते हैं। जैसे आप देखिए यहां पे नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, तो अलग अलग नामों से इसको आपको जाना जाता है। लास्ट जो एजुकेशन चैप्टर में दोस्तों हमारे लिए है वो है सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। जैसा आप देख सकते हैं 1944 में आ रहा है, जस्ट अब आजादी के पहले ये एक सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन लेके आते हैं, जिसको हम नेशनल स्कीम फॉर एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा, अगर सवाल पूछ दे तो यह आ सकता है कि आजादी के पहले अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो एजुकेशन सेक्टर में लाया हुआ आखिरी जो हमारा जो भी आपका कमीशन था वो कौन सा था, आपको जवाब देना है सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। दोस्तों इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था, ये कह रहे थे 40 साल के अंदर, तब सोच रहे थे कि भाई 40 साल शायद भारत में रूल करेंगे, ये कह रहे हैं 40 साल के अंदर भारत में हम लोग एक ऐसा स्टैंडर्ड एजुकेशन का ले आएंगे जो कि ऑलरेडी इंग्लैंड में आ चुका है। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था इस दौर में। तो ये तमाम बातें थी दोस्तों एजुकेशन सेक्टर से। जैसे मैंने पहले ही कहा दोस्तों, इसको आपको याद रखना है एक चीज, यहां पर फिर से बोल दे रहा हूं लास्ट बार, मैकॉले मिनट सबसे पहले, वुड्स डिस्पैच फिर हंटर कमीशन, फिर रेले कमीशन, फिर सैडलर कमीशन, फिर हार्टॉक कमिटी और फिर वर्धा और फिर सार्जेंट प्लान। इसका ऑर्डर याद रखिएगा दोस्तों, अगर कभी एग्जाम में कोई भी सवाल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला आ जाए तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। एक सेकेंड दे। अब लास्ट पार्ट दोस्तों हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का हम शुरू करने जा रहे हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी। और हम यहां पे 20वीं शताब्दी के भी कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की चर्चा करेंगे दोस्तों। यहां महान महान जो आपके समाज सुधारक हुए उस दौर के जो रिफॉर्मर्स हुए, उनकी चर्चा हमें करनी है। अब देखिए दोस्तों, जब भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बात होती है, सबसे महान और सबसे पहला नाम अगर किसी व्यक्ति का आता है वो है राजा राम मोहन रॉय। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये महान व्यक्ति जिनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, भारतीय पुनरुद्धार का इनको पिता माना जाता है दोस्तों। रीबर्थ जो भारत में हो रहा है भारतीय समाज का, उसका इनको श्रेय जाता है। इनफैक्ट कहा जाता है दोस्तों कि उस दौर में जितने भी महान लोग थे बंगाल में, क्योंकि ये बंगाल से आते हैं, उस दौर में हर महान व्यक्ति इनसे प्रेरित था, इनके इर्द गिर्द। ये मतलब एक कहा जाए कि सेलेस्टियल सिस्टम में जिस तरह दोस्तों सूर्य के अराउंड हर प्लैनेट घूमता है, उसी तरीके से उस दौर में ये सूरज है और भारतीय समाज का ये व्यक्ति इसके अराउंड में उस दौर में समाज के बाकी सारे व्यक्ति घूम रहे थे। अब देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछ सकता है हमसे। कैसे? इनके जो सभा इन्होंने बनाई, जो बॉडीज बनाई, जैसे इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया, तो पूछ सकता है कि भाई आत्मीय सभा का गठन इनमें से किसने किया? तो आपको बता देना आंसर राजा राम मोहन रॉय। या 4 सभा का नाम दे दे और बोल दे कि इनमें से किस सभा का गठन राजा राम मोहन रॉय ने किया, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये आत्मीय सभा थी। इसके अलावा दोस्तों आप आगे चलेंगे, 2-3 मिनट में ही दिखा दूंगा कि ब्रह्मो सभा भी इन्होंने सेटअप किया। इसके अलावा उस दौर में कई सारे कॉलेजेस की इन्होंने बनाया, जैसे हिंदू कॉलेज डेविड हेयर की मदद से बनाया। इसी तरीके से वेदांत कॉलेज जो कि कलकत्ता में था, वहां पे इन्होंने मैकेनिक्स और वोल्टायर की फिलॉसफी की पढ़ाई की शुरुआत कराई। इन्होंने एक किताब लिखा, किताब का नाम था गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स। मोनो मतलब वन, थीस्ट मतलब बिलीवर ऑफ गॉड, मतलब वे व्यक्ति जो सिर्फ एक भगवान में आस्था रखते हैं, उनके लिए यह किताब लिखी गई दोस्तों। इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही कहा कि ब्रह्मो समाज की भी इन्होंने संरचना की, इन्होंने उसको बनाया, स्थापित किया, शुरुआत की। अब जैसे सवाल एक बात देखिए कि भाई
इन कोलैबोरेशन विद डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ, किसने हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में? आप देख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। अभी जस्ट हमने पढ़ा ना कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन रॉय ने की। किसके मदद के साथ? डेविड हेयर के साथ। देखिए आगे चल के जब राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो जाती है तो इस बॉडी को संभालना शुरू कर देते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। देखिए दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता हैं, या सत्येंद्रनाथ टैगोर जो पहले इंडियन सिविल सर्वेंट हुए उनके पिता हैं। तो यहां आपको याद रखना है देवेंद्रनाथ टैगोर यहां पर ब्रह्मो सभा को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक पत्रिका और एक सभा का भी स्थापना कर रखा था। इनकी पत्रिका का नाम तत्वबोधिनी पत्रिका और इनकी सभा का नाम तत्वबोधिनी सभा था। तो आप देखिए दोस्तों, तत्वबोधिनी पत्रिका अगर पूछ दे तो कौन इससे जुड़े हुए हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर। या तत्वबोधिनी सभा पूछ दे तो कौन इससे जुड़े हुए हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑफ कोर्स ये किस में आ रहा है? बंगाली लैंग्वेज में। ये उस दौर में ये प्रिंट किया जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों हेनरी विवियन डिरोजियो, एंग्लो इंडियन है। इनके पिता बाहर से थे, भारत, और महिला इनकी माता भारत से है। अब पुर्तगीज ओरिजिन के हैं, एंग्लो इंडियन हैं। इनका नाम क्यों याद रखा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये बड़ी कम उम्र में, सिर्फ 16-17 साल की उम्र में ये बन जाते हैं प्रोफेसर हिंदू कॉलेज में, और 1826 से लेकर 1831 तक ये यहां पर हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए रहते हैं, 5 साल तक। देखिए दोस्तों 1831 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बड़े कम उम्र में मृत्यु हो जाने के कारण इनके द्वारा जो स्टार्ट किया गया था मूवमेंट, जिसका नाम था यंग बंगाल मूवमेंट, वो भी खत्म हो जाता है। यंग बंगाल मूवमेंट में दोस्तों उस दौर में इन कॉलेजेस के जो छात्र थे, जो लीडर्स थे, वे इनसे काफी प्रेरित हो गए। दोस्तों हिस्टोरियन बिपिन चंद्रा तो यहां तक कहते हैं कि ये शायद देश के पहले नेशनलिस्ट पोएट थे। पहले नेशनलिस्ट पोएट अगर देश में कोई था तो वो कोई और नहीं बल्कि हेनरी विवियन डिरोजियो थे। इसके बाद दोस्तों जो अगला इंपॉर्टेंट नाम आता है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका नाम ईश्वर चंद्र है बट इनको टाइटल दिया गया विद्यासागर का। विद्या मतलब एजुकेशन, सागर मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों ओशियन। तो बेसिकली ये ओशियन ऑफ नॉलेज के तौर पे इनको देखा जा रहा है। इनको दोस्तों सबसे ज्यादा किसी चीज के लिए अगर याद किया जाता है तो वो इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, मतलब औरतों के लिए जितना काम इन्होंने किया शायद ही उस दौर में किसी व्यक्ति ने इतना काम किया होगा दोस्तों। तो इस चीज के लिए इनको हमेशा याद रखा जाता है। लड़कियों के लिए कई सारे स्कूल्स की इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया और इनके ही मदद, इनके प्रयास से उस दौर में दोस्तों वीडो रीमैरिज एक्ट का भी पास किया गया। और अगेन वीडो रीमैरिज एक्ट के पास के होने के वक्त भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे दोस्तों, इसको आप याद रख सकते हैं। इन्होंने एक किताब भी लिखी दोस्तों जिसका नाम है बहुविवाह, इसको आप याद रखिए। बहुविवाह जो किताब है ये इन्होंने लिखा है। अब यहां पे जैसे आपसे सवाल पूछ सकता है आपसे कि भाई इनमें से किसने ये किताब लिखी, तो आप जवाब दे सकते हैं भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इस तरह का जो सवाल हमसे पूछता है तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अगला बॉडी है दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी। बाहर के लोग आकर यहां पर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बना रहे हैं। हेनरी ब्लेवेट्स्की, ऑलकॉट, जज, ये सब 1875 में न्यूयॉर्क में इस सोसाइटी को बनाते हैं। और आगे चलकर ये सोसाइटी के लोग जो हैं ऑलकॉट और जैसे आपके ब्लेवेट्स्की, ये लोग भारत में आते हैं और भारत में मद्रास में अद्यार नाम के जगह पे ये अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में ये आ रहा है कि भाई ये लोग भारत क्यों आए, तो इसका सिंपल आंसर है ये भारत में भारतीय प्राचीन रिलीजन्स पे काम करने के लिए आए। जैसे हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जोरास्ट्रियनिज्म हो गया, इन रिलीजन्स के पुनरुद्धार के लिए, इसके रीडेवलपमेंट के लिए, इसको वापस से इसके जो अगर खोया हुआ ग्लोरी है उसको वापस दिलाने के लिए ये लोग यहां पे भारत में आते हैं, इसको स्टडी करने के लिए आते हैं। तो ये था काम थियोसॉफिकल सोसाइटी का। दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी से एक बहुत बड़ी महिला का जुड़ाव था और उनका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है, जो आगे चलकर आपने देखा है कई बार कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, आयरलैंड से आई थी, आयरिश लेडी थी। और दोस्तों यहां पर ये
प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट होती हैं 1907 में, प्रेसिडेंट के तौर पे इस बॉडी की। आगे चलकर जैसे मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने काम क्या किया, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, इनका मेजर काम है हिंदुइज्म जो कि प्राचीन रिलीजन है उसके रिवाइवल के लिए ये काम कर रही हैं। आगे चलकर ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो आज के दौर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर इस कॉलेज की ये स्थापना करती हैं। और मैंने पहले ही आपको बताया दोस्तों कि ये होम रूल लीग में भी शामिल होती हैं और कांग्रेस की अध्यक्षा भी रहती हैं। तो ये चीज आपको एनी बेसेंट के बारे में याद रखना है। अगला जो बड़ा नाम है दोस्तों वो आ जाता है पश्चिमी भारत से, महाराष्ट्र से, महात्मा ज्योतिबा फूले। नाम फूले क्यों है? क्योंकि ये वर्ड फूल से आता है, क्योंकि इनकी फैमिली हॉर्टिकल्चर बिजनेस को बिलोंग करती थी, फूलों को बेचने का काम करती थी। और दोस्तों भारत में दलित मूवमेंट के जनक के तौर पे, फाउंडर ऑफ द दलित मूवमेंट के तौर पे इनको देखा जाता है। सबसे महान भारतीयों में उस दौर में ये गिने जाते हैं। और अपनी वाइफ जिनका नाम सावित्रीबाई फूले है, इनके साथ मिलकर ये लगातार उस दौर में कई चीजें कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो कर रहे हैं, ये अपर क्लास जो डोमिनेशन है, जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है, उसका ये विरोध कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई ये गलत है। और इसके लिए एक रिलीजन का भी स्थापना करते हैं जिसका नाम है सत्यशोधक समाज। आप देख सकते हैं 1873 में, मैं रब कर दे रहा हूं इसको, 1873 में इस समाज का भी इन्होंने गठन किया है दोस्तों। 2 किताबें भी लिखी इन्होंने, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म। 2 किताब, दोनों को आपको रट लेना है दोस्तों, ये दोनों इन्होंने लिखा है उस दौर में। और इनको भी विडो रीमैरिज मूवमेंट के पायनियर के तौर पे देखा जाता है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। आगे दोस्तों 2 लाइन और 1-2 रिफॉर्मर्स के बारे में यहां देख लीजिए कि इस विडो रीमैरिज मूवमेंट से जुड़े हुए एक बड़े नाम है कारसोन दास मुलजी, जिन्होंने उस दौर में सत्य प्रकाश नाम की किताब को लिखी थी गुजराती लैंग्वेज में, और यह भी विडो रीमैरिज को एडवोकेसी कर रहा है। इसके अलावा एक और नाम है विष्णु शास्त्री पंडित, जो कि विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1850 में बना रहे हैं। तो ये सब चीजें ये उस दौर में कर रहे हैं ये लोग। तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला हमारा बड़ा नाम है वो है नॉर्थ इंडिया से, उत्तर भारत से, दयानंद सरस्वती। ये अपनी जो इनकी शिक्षा है ये एक ब्लाइंड टीचर से लेते हैं। एक मथुरा में एक टीचर हैं जो कि ब्लाइंड है, स्वामी व्रजानंद, उनसे ये अपनी सारी जो वेदांता की पढ़ाई है वो ग्रहण करते हैं दोस्तों। आगे चल के ये आर्य समाज का गठन करते हैं। और एकदम इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि 1875 में जो ये आर्य समाज का गठन हुआ था दोस्तों, इसका शुरुआती हेडक्वार्टर बंबई था और बाद में इसको चेंज करके लाहौर किया गया। ये कई बार लोगों को ये नहीं अंदाजा होता है कि शुरुआती हेडक्वार्टर बंबई, बाद में किया गया लाहौर। और इन्होंने कौन सा चीज कहा था? इन्होंने कहा था गो बैक टू वेदास। इसको याद रखना है दोस्तों कि इनके द्वारा कहा गया वर्ड्स जो है वो है गो बैक टू वेदास, क्योंकि इन्हें वेदास में, और आप पढ़ेंगे आगे चलकर, इन्हें वेदास में पूर्ण आस्था हुआ करती थी। और इन्होंने कहा कि वेदास में इनफैलिएबिलिटी ऑफ वेदास है, वेदास इनफैलिएबल है, मतलब वेद में कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ है। वेद में अगर कुछ लिखा हुआ है मतलब वो सही लिखा हुआ है। और इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों। इसको भी आप याद रखिए कि इन्होंने जो किताब लिखी वो थी सत्यार्थ प्रकाश। अगला जो महान व्यक्ति, अब हम फिर से बंगाल की ओर आ रहे हैं, और ये हैं स्वामी विवेकानंद। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों इसको बिल्कुल याद रखिए। देखिए ह्यूमैनिस्ट हैं स्वामी विवेकानंद, कर्मा में बिलीव करते हैं। ये वननेस ऑफ ऑल रिलीजन, ये मानते हैं कि सारी रिलीजन्स जो हैं वो एक हैं, और खासकर भारत के लिए मानते हैं कि भारत को अगर सक्सेसफुल होना है, आगे का रास्ता हिंदुज्म और इस्लाम के साथ मिलकर ही होगा, कि हमारे मदरलैंड के लिए इन दोनों रिलीजन्स को साथ में काम करना पड़ेगा। दोस्तों आपको पता है कि इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि 1893 में जो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था शिकागो में, वहां से हुआ। इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि यहां मिली। और आगे चलकर 1897 में दोस्तों ये अपने गुरु के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बेलूर मठ में, जो कि आपका कलकत्ता है। और एक किताब जो इन्होंने लिखा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये इनके द्वारा लिखी गई थी। तो जैसे अगर आपको देख दे कि
lectures from Colombo to Almora is based on the experience of which of the following, ये गलत हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद होगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जैसे मैंने कहा ना कि उन्होंने ये किताब लिखी है और ये इनके एक्सपीरियंस के आधार पर उस दौर में लिखी गई थी, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों, अब जस्ट कुछ एक दो लाइन के कुछ और देख लेते हैं। जैसे एक है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। अब क्या है दोस्तों कि शुरुआत में कांग्रेस अपने प्लेटफॉर्म पर सोशल इश्यूज को डिस्कस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हो सकता है कि भाई कांग्रेस के एक लीडर का मानना है जातीयता खराब है, अगले का मानना है कि नहीं उतना खराब नहीं है, तो इससे क्या होगा कि डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए शुरुआती दिनों में कांग्रेस में 1887 से लेकर 1895 तक कांग्रेस के समानांतर ये पैरेलल बॉडी काम कर रही थी। इसके संस्थापक एमजी रनाडे और रघुनाथ राव थे, ये लोग इसके संस्थापक थे। और जैसे मैंने पहले कहा दोस्तों कि इनका मेजर काम क्या है कि ये कांग्रेस के साथ ही 1887 से 95 ये पार्ट ऑफ द आईएनसी सेशंस रहते थे और ये डेलिब्रेशंस करते थे, डिस्कशन करते थे कि भाई ये जो भी हमारे देश में सोशल इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको किस प्रकार खत्म किया जाए। दोस्तों इस दौर में इन लोगों ने एक प्लेज मूवमेंट भी ऑर्गेनाइज किया था। प्लेज मूवमेंट किस चीज के खिलाफ था? चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, कि भाई चाइल्ड मैरिज का प्रोटेस्ट किया जाए, और इसके लिए इन लोगों ने यह भी किया था उस दौर में। एक और नाम है दोस्तों, वो है बहराम जी मालाबारी का। अब ये एक पारसी व्यक्ति हैं और उस दौर में ये खासकर चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बहुत काम कर रहे हैं। इनका सबसे ज्यादा काम जो है वो है चाइल्ड मैरिज के खिलाफ दोस्तों, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, और वुमेन के लिए ये बहुत कुछ कर रहे हैं। ये आगे चल के दोस्तों इनके एफर्ट के कारण उस दौर में एज ऑफ कंसेंट बिल, जिसके तहत जो मिनिमम एज था बच्चों की शादी का, वो बढ़ा दिया गया। आप देखिए एज ऑफ कंसेंट बिल इनके कारण तो उस दौर में मनाही हो गई कि भाई 12 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी नहीं होगी। ये बेसिकली बहराम जी मालाबारी के काम के कारण ही हुआ था। और उस दौर में इन्होंने एक जो मैगजीन निकाला उसका नाम था इंडियन स्पेक्टेटर, इसको आप याद रखिए। लास्ट में दोस्तों एक और है सेवा सदन। सेवा सदन दोस्तों क्या है कि जो लेडीज जिनको घर से निकाल दिया गया है या उनकी फैमिलीज ने उसको डिसोन कर दिया गया है, उसके लिए इस सेवा सदन को बनाया गया। किसने बनाया? बहराम जी मालाबारी ने ही बनाया। और किसके मदद से बनाया? एक दीवान दयाराम गिदुमल थे, इनके दोस्त थे। इन दोनों ने मिलकर लमसम 1908 में इसकी स्थापना की। जैसे मैंने पहले कहा, ये किसके लिए है? जो लेडीज एक्सप्लॉइटेड हैं और डिस्कार्डेड हैं सोसाइटी से, जिन्हें सोसाइटी ने अपने से दूर कर दिया है, उनके उत्थान के लिए ये बॉडी बनाया गया था। एक लाइन देखा जाए जरा गोपाल हरि देशमुख पे दोस्तों, इनको आपको याद रखना है। एग्जाम में हमसे क्या सवाल पूछेगा कि भाई गोपाल हरि देशमुख को इनमें से किस नाम के तहत जाना जाता है? तो आपको याद रखना है लोकहितवादी, ये इनका पेन नेम था। इस नाम के तहत ये अपनी सारी चीजें लिखा करते थे। जैसे आप देख सकते हैं देशमुख है तो महाराष्ट्र को बिलोंग कर रहे हैं। इन्होंने कई सारे मैगजीन्स निकाले दोस्तों उस दौर में, जैसे हितेचू निकाला, ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोकहितवादी, ये तमाम जो मैगजीन्स हैं ये गोपाल हरि देशमुख ने उस दौर में निकाला था। आखिर में दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले की भी चर्चा कर ली जाए। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी की स्थापना की जिसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस बॉडी को फाउंड किया अराउंड 1905 और इनकी मृत्यु के बाद इस बॉडी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं श्रीनिवास शास्त्री। ये एक और फैक्ट इस बॉडी के बारे में आप याद रख सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो नाम आप देखिए, श्री नारायण गुरु। हम लोग अब आ रहे हैं बेसिकली साउथ इंडिया पर, और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों श्री नारायण गुरु की चर्चा अब हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि एक तरह से एक सोशल रिफॉर्मर हैं, हिंदू सेंट हैं। और ये कहां से आ रहे हैं दोस्तों? ये हम लोगों को मतलब बेसिकली समझना है कि ये केरला से आ रहे हैं और इनको इनके सपोर्टर्स गुरुदेवन के नाम से संबोधित कर रहे हैं। केरला में उस दौर में जो समाज है वो बहुत ज्यादा वर्गीकृत है, बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, डिवाइजन है उनके समाज में, और इसी में से एक वर्ग जो इजावा कहलाता है उसको बिलोंग करते हैं श्री नारायण गुरु। और ये यहां पर अपने कम्युनिटी जो जिसको बहुत ज्यादा सोशल इनजस्टिस का सामना करना पड़ रहा था, उसके लिए बेसिकली ये यहां पर रिफॉर्म मूवमेंट कर रहे हैं। कास्ट रिडन है, जो केरला का समाज है वो बटा हुआ है,
कास्ट से में। और जैसे मैंने पहले ही कहा दोस्तों, इसके लिए ये यहां पर अपने समर्थकों के द्वारा इन्हें गुरुदेवन की उपाधि दी गई है। और ये जो एक बॉडी की यहां पे संरचना करते हैं या उसको बनाते हैं, उसको कहते हैं श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, SNDP, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। इसको आपको याद रखना होगा दोस्तों, नाम में ही क्लियर है, नारायण यहां से आ गया, आप समझ जाइए नारायण गुरु से जुड़ा हुआ है। तो अगर कल के डेट में अपने एग्जाम में पूछ दे कि इस बॉडी से कौन जुड़े हुए थे, तो आप जवाब दे सकते हैं। आखिर में दोस्तों एक और साउथ इंडिया के एक और मूवमेंट को ले लीजिए, जस्टिस पार्टी। और मेनली दोस्तों क्या है, ये जस्टिस मूवमेंट जो हो रहा है जस्टिस पार्टी के कारण हो रहा है। इसमें क्या होता है कि यहां पर इस मूवमेंट के कारण जो रिजर्वेशन है, खासकर मद्रास प्रेसिडेंसी में, उस दौर में जो मद्रास हुआ करता था, आज का बेसिकली जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है, वहां पर ब्रिटिश इंडिया में उस दौर में उसको मद्रास प्रेसिडेंसी के तौर पे देखा जाता था। इन लोगों के कारण वहां पर जो पिछड़े वर्ग थे, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट्स दिया गया। तो आप देख सकते हैं ये कौन लोग हैं, 1917 में स्थापित किया गया CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज के द्वारा। इन लोगों के द्वारा इसको उस दौर में किया गया था। नॉन ब्राह्मण जो कॉन्फ्रेंसेस थे ये यहां पर किए जा रहे थे। तो ये तमाम बातें हो गई दोस्तों जस्टिस मूवमेंट, जो कि जस्टिस पार्टी से जुड़ा हुआ था। साउथ का एक और बड़ा नाम EV रामास्वामी नायक्कर, जिनको दोस्तों आप लोग जानते हैं, इनके सपोर्टर्स पेरियार के तौर पर संबोधित करते हैं। और इन्होंने तमिलनाडु में एक मूवमेंट की शुरुआत की है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई जब तक आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं दोगे तब तक आपको समाज रेस्पेक्ट नहीं देगा। तो ये पिछड़े जो वर्ग हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको बेसिकली प्रेरित करने के लिए ये मूवमेंट इन्होंने चलाया उस दौर में। दोस्तों ये तमाम जितने मूवमेंट्स थे हमने देखा, बस एक और बचा जो कि हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है, और वो है पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ हम लोग को देखना है। इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, महामना की। दोस्तों इसको याद रखिए, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय नेशनल मूवमेंट के बड़े लीडर के तौर पे जाने जाते हैं। दोस्तों कुछ देर पहले मैंने कहा कि एनी बेसेंट इनके साथ मिलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखती है 1916 में, ये हमने देखा। इसके अलावा दोस्तों ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहते हैं आगे चलकर, और हिंदू महासभा का भी इन्होंने गठन किया था। कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट है और हिंदू महासभा का भी गठन कर रहे हैं। इन्होंने स्टैब्लिश किया, देखिए, भारत धर्म महामंडल, जो कि सनातन धर्म मतलब हिंदू धर्म के तमाम जो चीजें हैं उनको जोड़ने का काम करेगी। 1918 में कांग्रेस के दिल्ली सेशन में ये प्रेसिडेंट भी रहते हैं, और यहां पे ये कहते हैं कि भाई सत्यमेव जयते। दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री में आता है कि ट्रुथ अलोन ट्रिम्स, जो कि मुंडका उपनिषद से लिया गया है, ये थीम होना चाहिए भारत नेशन का। भारतीय नेशन का अगर कोई थीम है तो वो ये थीम होना चाहिए। ये पहली बार इन्होंने कहा था। और आपको पता है दोस्तों आगे चलकर इन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया पोस्टमसली। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इनको भारत रत्न की उपाधि भी दी थी, या सम्मान से सम्मानित किया था। दोस्तों ये तमाम मूवमेंट्स थे हिंदुओं से जुड़े हुए। एक मूवमेंट देख लिया जाए पारसी से जुड़ा हुआ। पारसी से जुड़ा हुआ कौन सा मूवमेंट है दोस्तों, या कौन से लीडर हैं? तो यहां पर मूवमेंट का नाम है रहनुमाई मजदियान सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, और इससे जुड़े हुए हैं दादा भाई नारोजी। ये आपको हमने पहले भी नाम देख रखा है दोस्तों। ये सबसे महान जो आपके पारसी रिफॉर्मर्स हैं उनमें से ये एक है। और इन्होंने, और या इस मूवमेंट का जो प्रचार है वो उस दौर में जिस मैगजीन से हो रहा था उसका नाम था रस्त गुफ्तार, जो कि गुजराती लैंग्वेज में आता था। दोस्तों द ट्रुथ टेलर, इसको अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो ये हो गया ट्रुथ टेलर, रस्त गुफ्तार। एंग्लो गुजराती है, उस दौर में 1851 में इसको निकाला जा रहा था नारोजी, जो आप देख सकते हैं, और कामा के द्वारा, ताकि जो पारसी समाज है उसमें जो रिफॉर्म्स हो सके उसके लिए ये लोग काम कर रहे थे। आखिर में दोस्तों सर सैयद अहमद खान, मुस्लिमों के बीच सबसे बड़े रिफॉर्मर जो हैं, और इनके रिफॉर्म मूवमेंट को कहा जाता है अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ आज के यूपी का बहुत इंपॉर्टेंट टाउन, तालों के लिए फेमस है दोस्तों। और ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं, जिसको आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया जाता है। और इनके मैगजीन का नाम है दोस्तों तहदीब उल अखलाक। अपनी सारी चीजों को ये इस मैगजीन के द्वारा बता रहे हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से जितना भी कुछ हमको करना था मॉडर्न आधुनिक भारत में, वो तमाम चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। एक एक फैक्ट्स को हमने देखा है। मेरे हिसाब से दोस्तों इससे ज्यादा आपको आपके एग्जाम में नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो पीडीएफ आपको दिया गया है वो आप देख लीजिए, जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे है, आप लगातार उसको देखिए, उसका रिवीजन कर लीजिए। जहां भी कोई कंफ्यूजन है आप पूछिए, कमेंट सेक्शंस में डालिए, लिखिए। दोस्तों याद रखिए कि ये तमाम चीजें हमने कवर कर ली है, और हिस्ट्री में जो बाकी पोर्शंस है एंशिएंट और मेडिवल का, वो अब हम लोग कवर करेंगे आगे चलकर। तो इस क्लास से दोस्तों इतना ही कुछ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास पसंद आया होगा, आप लोग इस बात को समझे होंगे जो तमाम चीजें हमने डिस्कस की है। दोस्तों जैसे मैंने पहले ही कहा, ये आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको लेक्चर्स कैसा लग रहा है, कैसा पसंद आ रहा है, ताकि दोस्तों इससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी और हमें भी पता चलेगा कि अगर हमें कहीं सुधार करना है तो कहां करना है। ये आपके लिए किया गया है, हमारे तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। दोस्तों ये आपका चैनल है बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप। इसको फिर से वही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और तब तक के लिए, अगले क्लास तक के लिए मुझे आज्ञा